Are you struggling with the concept of solutions in chemistry for Class 12, CBSE, and other state boards? Ignited Minds Tutorials is here to help. We have uploaded a series of videos covering all the necessary topics related to solutions, specifically designed to help you prepare for your board exams as well as competitive examinations like IIT, NET, CET, and more. Our easy-to-understand explanations and in-depth analysis will help you grasp the concepts with ease. Whether it's understanding the different types of solutions, calculating molarity, molality, or understanding colligative properties, our tutorials cover it all. With our comprehensive study material and expert guidance, you can be sure to ace your exams with confidence. So, why wait? Join us on this learning journey, and let's explore the fascinating world of solutions in chemistry together. Whether you are a visual learner or prefer step-by-step explanations, we have got you covered. Get ready to ignite your mind and excel in your academic pursuits. तो बच्चा पार्टी कल हम कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, पहले तो हमने समझा कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब द रेट एट विच सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड फेज और लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैसियस फेज, ऑल दीज विल बी इक्वल, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो देयर इज अ डिप्रेशन। जब भी आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, ठीक है। तो अपन यहां पे बात करेंगे डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ विल बी व्हाट? टीएफ दैट इज फाइनल माइनस टीएफ नॉट, ठीक है। तो आपका दैट विल बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये भाई साहब बहुत लंबा चलेगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यहां से करते हैं, देखो, ठीक है। सो व्हाट इज इट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा पार्टी? अरे बाला बाला बाला, एक मिनट। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा पार्टी? अरे बोलो ना, बोलो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी, ये आपका बी, दैट इज इक्वल टू के इंटू बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। वेयर के बी इज व्हाट? एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर एफ इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस इज बेसिकली साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट। दोनों का सेम चीज है। तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अरमान? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन। व्हाई? इतना हंस के क्यों बोल रहा है भाई? बुदबुदी हो रही है क्या बोलने में? ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, सो केएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। शायद कल या परसों तक मैक्सिमम आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करेंगे जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में आए हुए हैं, ठीक है। और मतलब पीवाईक्यूज मतलब ये नहीं कि 2011 के पीवाईक्यूज करेंगे। वी विल डू बेसिकली 2019 से 17 भी ज़्यादा पीछे हो जाएगा क्योंकि सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, ऐड हुई है। ऐड तो कुछ नहीं हुआ, डिलीट ही होता जा रहा है आपका भाई साहब। लाइफ इतना ईजी होता जा रहा है फिर भी आपको। ओके, तो 2019 से जितने भी होंगे वो करेंगे पीवाईक्यूज, दोनों भी, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। और इसके बाद अपन करेंगे पीवाईक्यूज जो आपके आईआईटी, जेई, एनडीए, सीईटी इन सब में आए हुए हैं, ठीक है। वी विल डू दैट बेसिकली, ठीक है। तो उसमें मेरा क्वेश्चन सेट का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 क्वेश्चन है जो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई विल फिल्टर आउट द क्वेश्चंस विच कवर द बेसिक्स, ठीक है। उतना अभी अपने पास टाइम नहीं है, बट मैं आपको फाइल भेज दूंगा जो पीवाईक्यूज है, उसको प्लीज़ देखिएगा क्योंकि कंपटीशन पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो मैं तो भाई साहब इतना नहीं करा पाऊंगा, बट आई विल एटलीस्ट स्पेंड 2 or 3 days विथ यू बिफोर वी फिनिश ऑफ ऑन दैट, ठीक है। मैंने
अमय को भी बोला हुआ है कि जो आपका मैथमेटिक्स में रिलेशंस एंड फंक्शंस हुआ है आपका, उसका भी PYQs वो कराएगा। एक दो दिन शायद फ्राइडे या सैटरडे को होगा, और संडे को आपका एक टेस्ट होगा जो मंडे को आपका एक टेस्ट होगा जो IIT नीट लेवल पे होगा, IIT लेवल पे होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये PYQs उसमें कवर होंगे। और जो बोर्ड्स के PYQs है रिलेशन फंक्शन तो आप लोगों को है नहीं, स्टेट बोर्ड को नहीं है। ठीक है, खैर यहाँ पे देखते हैं भाई साहब KF क्या हो जाएगा। KF इज बेसिकली नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है बच्चा पार्टी, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो इसको भाई साहब समझते हैं। ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ delta TF and modality, an experiment is given. Suppose 3 beakers A, B and C are filled with pure water. आपने एक में लिया है भाई साहब 1 मोलर शुगर सोल्यूशन और दूसरे में लिया है 2 मोलर। तो आप देख रहे हो आप मोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करेगा, ये 0 से कम पे करेगा और ये 0 से और थोड़े से कम पे करेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो बिकॉज यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोलैरिटी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपने प्योर वाटर लिया है, इस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? देखो ये भाई साहब बन गया बर्फ। ठीक है, टाइटैनिक इसी में भिड़ा था भाई साहब, डूब गया था। ठीक है, तो ये 0 है और ये हो गया भाई साहब आपका क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ये भाई साहब 1 मोलर शुगर सोल्यूशन है, इसका कितना हुआ? -1.86। ठीक है, तो आपका देखो मोलैरिटी बढ़ी और जैसे मोलैरिटी बढ़ी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो मोलैरिटी को और बढ़ाया आपने, तो आप देखो यहाँ पे 3.72, जस्ट एग्जैक्टली इसका डबल हो गया। देखो ठीक है, आपने 1 मोलर से 2 मोलर बढ़ाया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो हैज बिकम डबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका डेल्टा TB भाई साहब क्या होता है? बच्चा पार्टी बोलो ना बोला, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो अगर भाई साहब आप M से 2M पे जाएंगे, TF, तो डेल्टा TF भी आपका कितना जाएगा भाई साहब? 2F पे जाएगा, 2 डेल्टा F पे जाएगा। ठीक है, देख लो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस कितने का था, इसके साथ डिफरेंस का कितने का था? तो डेल्टा T तुम्हारा यहाँ पे कितना था? 1.86 था ना, क्यों? 1.86 था। यहाँ पे डेल्टा T कितना हो गया? 3.72 हो गया, है ना, 3.72 हो गया, इसका एग्जैक्ट डबल। और अगर देखोगे यहाँ पे तो सोल्यूशन भी मोलैरिटी में भी एग्जैक्ट डबल ही हुआ है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM फॉलोज द इक्वेशन। अभी देखो सिंपल, कल जैसे अपने देखा कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो मतलब आपका स्लोप क्या हो जाएगा? KB। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? KF। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, क्योंकि अरे बोलो भाई साहब क्योंकि, तो यहाँ पे आपका डेल्टा TF का वैल्यू यहां पे हो गया आपका डेल्टा TF का वैल्यू कितना है? KF इंटू M। डेल्टा TB का वैल्यू कितना है? KB इंटू M। तो इन दोनों को भी आप किसके साथ कंपेयर करो? Y इज इक्वल टू MX प्लस C के साथ, या Y इज इक्वल टू MX के साथ, क्योंकि C तो आपका 0 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा? KB, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा? KF। ठीक है, और ये कहां से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, इट हैज टू पास थ्रू ओरिजिन बिकॉज दोनों में भी आपका y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है? 0 है। ठीक है, सो दिस विल हैव अ स्लोप ऑफ KF एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जब भी आपके दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन and which has a slope of KF. Are we clear on this one people? Okay. Depression in freezing point. Since the depression in freezing point is only dependent on the solute concentration and not on its nature, freezing point is a colligative property. तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? This will basically become a colligative property. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? Since the depression in freezing point is only dependent, ये आपका किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉन ऑन इट्स नेचर, फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KF साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। तो भाई साहब आप देखो यहाँ पे साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये डेल्टा TF की वैल्यू क्या है? KF इंटू मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी की वैल्यू हो गई 1 तो TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी? KF।
तो अपन इसको भाई साहब अगर डिफाइन करना चाहते हैं, what is basically psychroscopic constant? The psychroscopic constant is the depression in freezing point for 1 molar solution, or when the solution has a molality of 1. Clear है? Okay. So unit of psychroscopic constant क्या हो जाएगा? K kg per mole. Kf is dependent on the nature of the solvent. Kf value is independent of the nature of the solute. ये भाई साहब इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट से, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका भी भाई साहब देखो ये वाला फॉर्मूला है, आप चाहे तो उसका नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। के एफ विल बी इक्वल टू आर टी एफ नॉट का स्क्वायर एम 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ये आपके कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। के एफ इज द साइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एम इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे इन केस ऑफ वाटर या मोस्टली in case of water it will be 18. Delta H fusion is the molar enthalpy of fusion of the solvent and R is the universal gas constant. ये आपका universal gas constant हो जाएगा, ठीक है। ओके हो गया, नोट करके डन डन डन। ओके, so Kf can be calculated as RTF naught का स्क्वायर 1000 into latent heat of fusion। अगर आपका इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे तो ये हो जाएगा के एफ इज द साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, वेयर टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एल फ्यूजन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर वी क्लियर? ओके, नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अभी आपने अगर भाई साहब यहाँ तो हमारे यहाँ पे देखो थोड़ा सा रोड में कुछ गड़बड़ होगा तो हम सिडको को फ़ोन करेंगे या बीएमसी को फ़ोन करेंगे, वॉरेवर एप्लीकेबल। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ना ज़्यादा करके जहाँ पे स्नोफॉल होता है उनके जो गाड़ियाँ होती हैं वो जनरली वैगन टाइप की होती हैं, ठीक है। मतलब कैसा होता है, इस तरीके का गाड़ी होता है ज़्यादा करके, आप देखोगे इनकी गाड़ियाँ कुछ ऐसे होती है ज़्यादा करके, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक वो होता है ना जैसे हम क्लीन करते हैं, ठीक है, और शॉवल, ओके। तो अपन मतलब अंग्रेजी नहीं, मैं तो हिंदी वर्ड ढूंढ रहा था, ठीक है। सो इट बेसिकली आप यहाँ पे स्नो को क्लीन करते हैं इससे, ठीक है। दिस इज बेसिकली यूज टू क्लीन स्नो, और वाकई में लोग अपनी गाड़ी से उतर के रास्तों को क्लीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल बहुत कॉमन है और आप किसको ही फ़ोन करते बैठेंगे तो लोग अपने गाड़ियों में इसको रखते ही हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका है क्या कि अगर आपने भाई साहब आइस है, आइस जमा हो रहा है, अगर आपने सॉल्ट छिड़क दिया चारों तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्योंकि मोलालिटी बढ़ेगी, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा मतलब और लोअर टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा आइस बनने के लिए, तो आइस आपका कम बनेगा, ठीक है, आइस आपका कम बनेगा, ठीक है। रोड्स आर सॉल्टेड इन द विंटर टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Freezing point of water is generally 0 degree centigrade, but if you add salt, then it will reduce, so that the removal of ice from roads and footpaths becomes easy. Water normally freezes at how much? 0 degree centigrade. On adding salt, that is the solute, the freezing point of water is reduced to say, let's say -3 पे आप आ गए। अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का बनना और -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का बनना मतलब टेम्परेचर को और ज्यादा ड्रॉप होना पड़ेगा, है ना, तो मतलब कम आइस बनेगा, ठीक है। This value is taken for understanding purposes. Thus, the ice formed will melt at any temperature above -3. तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर आपका -3 के ऊपर है तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कम आइस बनेगा। That is the purpose of spraying salt all around, ठीक है। Hence, the snow on the road can easily be removed and will start to melt when the temperature is above -3 degree centigrade. आप जब आइसक्रीम खाते हैं भाई साहब, तो आइसक्रीम में अगर स्नो हो जाए तो या आइस हो जाए, it will be difficult to chew. तो इसीलिए आप उसमें क्या करते हैं, यू एड सॉल्ट टू इट। तो सॉल्ट के एडिशन से क्या होता है, इट बेसिकली सॉफ्टन्स द आइसक्रीम। व्हाई डज द आइसक्रीम सॉफ्टन, ठीक है, क्योंकि आपके आइस के मेल्टिंग पॉइंट को ये रिड्यूस कर रहा है, 0 से नीचे ला रहा है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू च्यू आइस क्यूब, हेंस सॉल्ट इज एडेड टू द आइसक्रीम टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट सो दैट इट्स सॉफ्टनेस इज मेंटेन। तो इसके क्या हो रहा है, ठीक है, सो दैट इट्स सॉफ्टनेस इज मेंटेन। ओके, so this was all about depression in freezing point, people. Now we come to the last colligative property, which is what, diffusion and osmosis को पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे अपन last colligative property क्या था, किसी को याद है, what was it?
ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई आर टी होता है, वी विल सी व्हाट इट इज, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन बच्चा पार्टी, ठीक है। तो डिफ्यूजन होता क्या है, देखो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो आपका देखो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाई, ठीक है, तो इसका स्मेल एकदम रूम के लास्ट तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं है वो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बट इट विल स्लोली एंड स्टेडली स्प्रेड इन द एंटायर रूम, ठीक है। सो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। इसको अपन डिफ्यूजन बोलेंगे। और ये पार्टिकल्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम फ्लो की बात करते हैं, तो उन्हीं पार्टिकल्स की बात करते हैं जो फ्लो हो पाए, और ऐसे पार्टिकल्स क्या बोलते हैं हम इनको, फ्लूइड। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने पता नहीं कभी लिखा था, हाल ही में कभी एक दिन लाइट गई थी तो मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था, तो मैंने ये लिखा था, इसको मैं अगर मिटाने की कोशिश करूँ, देखो पूरा नहीं मिटाइए, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ टाइम हो गया, 4-5 दिन हो गए, ठीक है। जब ट्यूसडे को शायद लाइट गई थी तब मैंने ये बच्चों को पढ़ाते हुए लिखा था। तो अभी ये देखो, ये ईद को मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे, फिर अभी वो भीगा कपड़ा लाओ, फिर जाकर मोचोगे तब जाकर ये मिटेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में जो डिफ्यूजन है वो बहुत धीरे वाला प्रोसेस है। आपके घर में कोई अगर एक छोटा सा बक्सा होगा, देखो लोहे का बक्सा आपने देखा होगा नहीं पता नहीं, उसके अगर ऊपर आप कोई और दूसरा बक्सा रख दोगे, बहुत दिनों तक, सालों तक पड़ा रहेगा। जब आप उसको हटाओगे तो आपको ऊपर वाले बक्से का एक मार्क दिखेगा, ठीक है। ये क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि ऊपर वाले बक्से के जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 इसमें डिफ्यूज हुए हैं। अगर आप 2 दिन बाद हटाते हो या शायद 10 दिन बाद हटाते हो तो आपको कोई मार्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने 1 साल बाद हटाया तब आपको मार्क दिखेगा, बिकॉज सॉलिड्स में ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन गैसेस में जहां पे पार्टिकल्स का कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है, या लिक्विड्स में ये डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्टर है। फॉर एग्जांपल, इंक डिफ्यूजिंग इन वाटर or any gas diffusing in atmosphere, all these are examples of fluid diffusions, and fluid diffusions happened at a very faster rate, ठीक है। Okay, illustration of diffusion, adding a drop of ink in the glass of water is an example of diffusion। या आपने देखो 9th में पढ़ा था, पोटेशियम परमैग्नेट ऐड करते हो, पर्पल कलर हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो वाटर में जब आप पोटेशियम परमैग्नेट को ऐड करते हो, इट चेंजेस इट्स कलर इनटू पर्पल। सो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर। The ink diffuses in water becomes because of the random motion of water in ink। तो अब भाई साहब आपने देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम मोशन है, किसका किसका, वाटर पार्टिकल्स का और इंक पार्टिकल्स का। तो जैसे ही आपने डाला, ठीक है, ये भाई साहब पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज द, क्यों? क्योंकि दोनों में फ्लूइडिटी है, इसमें भी फ्लूइडिटी है और इसमें भी फ्लूइडिटी है, इंक में भी फ्लूइडिटी है और वाटर पार्टिकल्स में भी फ्लूइडिटी है, हेंस दे विल मिक्स एंड पास इनटू दिस स्टेट, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूज इन द लिक्विड स्टेट। So adding a drop of ink into a glass of water is an example of diffusion. The ink diffuses in water because of the random motion of the water and ink molecules. Here, the intermixing of the blue colored ink with water takes place and gradually the water turns homogeneously blue. तो आपका water पूरा क्या हो जाएगा भाई साहब, homogeneously blue हो जाएगा। This is called diffusion. What is osmosis? We are going to study tomorrow, and how osmosis is basically applicable, या इसका कैसे हम determine करते हैं, we are going to study tomorrow. Thank you so much for your valuable time.